हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ मिशन 2027 के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। बच्चों, आज फ्राइडे है और आज हम 4 पार्ट तक प्राथमिक क्रिया का चैप्टर करा चुके हैं। लगभग 2 पार्ट बच्चों और आएगा इसमें, 5 और 6, ठीक है। और ये बात चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है द्वितीय क्रिया है, ठीक है बच्चों। तो हम बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों चलते हैं। बच्चों देखिए, हम कृषि के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हमने पढ़ा था पशुचारण के प्रकार, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है बच्चों। इसको हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों कृषि, ठीक है बच्चों। कृषि, इसको हम PDF फार्म में देखें बच्चों, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर PDF में मैं नहीं बनाता तो ये वीडियो कम से कम इसमें 3-4 लेक्चर और लगते, ठीक बच्चों। 3 से 4 और लेक्चर लगते, इसीलिए मैंने PDF बना लिया बच्चों, जिससे आपको सुविधा हो। तो बच्चों देखिए, कृषि में हमको पढ़ना क्या है बच्चों। पहला है जीवन निर्वाह कृषि, ठीक बच्चों। पहला हमको पढ़ना क्या है, एक पेन ले लेते हैं। जीवन निर्वाह कृषि, एक मिनट बच्चों। ठीक बच्चों, पहला है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा है रोपण कृषि, तीसरा बच्चों विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चौथा है मिश्रित कृषि, पांचवा है डेयरी कृषि, छठवां है भूमध्य सागरीय कृषि, सातवां है सहकारी कृषि और आठवां है सामूहिक कृषि। एक इसमें कुछ और 1-2 टाइप के हैं बच्चों, तो उसको हम करा देंगे उसी में, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं बच्चों। पहला है जीवन निर्वाह कृषि। पहला है हमारा बच्चों जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, चलते हैं। पहला जीवन निर्वाह कृषि को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों 1 मिनट बच्चों, पेन हम बदल लें, पेन नहीं सटीक मिल पा रहा है। पेन कैसे नहीं मिल रहा बच्चों, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक है, चलते हैं। देखिए, जीवन निर्वाह कृषि क्या बोलते हैं बच्चों, किसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो वह कृषि प्रणाली, ठीक है, वह कृषि प्रणाली जिसमें किसान मुख्यतः अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। तो बच्चों जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो खेती करता है, ठीक है, अपने पालन पोषण के लिए जो खेती करता है उसे बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, ठीक बच्चों। उसको बेचे ना, आज जो भी किसान हैं खेती करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बेच देते हैं, लेकिन उसको जीवन निर्वाह कृषि नहीं कहेंगे। जीवन निर्वाह कृषि क्या है कि अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी खेती करेगा उसको हम कहेंगे जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है बच्चों। इसमें लिखा हुआ है
खेती करता है, न कि बाजार बेचने के लिए। इसमें उत्पादन कम होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें उत्पादन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसमें उत्पादन कम होता है और आधुनिक तकनीक का उपयोग भी सीमित होता है। मतलब आधुनिक तकनीक का गरीब के बच्चा को, गरीब किसान के पास आधुनिक तकनीक कहाँ से रहेगी बच्चों? इसीलिए यहाँ पे उत्पादन क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। तो अब समझ गए जीवन निर्वाह कृषि क्या है? वह कृषि जो, ठीक है, किसान अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी खेती करता है उसे बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है बच्चों, इसकी विशेषता क्या है बच्चों? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है स्वयं उपयोग, अपने उपयोग के लिए, अपने खाने के लिए खेती करता है। छोटे खेत, मतलब जो भी किसान होगा वो छोटा ही खेत होगा। ठीक है, पारंपरिक उपकरणों का उपयोग, जो भी उसके पास फावड़ा कुदाल जो भी उसका पास रहेगा उससे ही वो काम करेगा। सिंचाई और उर्वरकों की सीमित उपयोग। ठीक है, छोटा किसान, ठीक है, सिंचाई करेगा। ठीक है, उर्वरों का सीमित उपयोग, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो उर्वरों का इस्तेमाल करेगा, तो वो क्या करेगा? गोबर का खाद इस्तेमाल कर लेगा कैसों को करने के लिए। ठीक है, इसमें लाभ बहुत कम होता है। क्या होता है? लाभ या बचत बहुत कम होता है बच्चों। ठीक है, इसी को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं बच्चों। ठीक है, कितने प्रकार? दो प्रकार। एक है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है बच्चों? ये बहुत पुरानी पद्धति है। आदिम निर्वाह कृषि बहुत पुरानी पद्धति है बच्चों। इसमें क्या होता है? यह सबसे पुरानी पद्धति है। जंगल काट कर जलाकर खेती की जाती है। ठीक है, ये बहुत पुरानी विधि है। ठीक है, जंगल को काट कर और जलाकर खेती की जाती है। इसे ही झूम खेती बोलते हैं बच्चों। तो झूम खेती को ही आदिम निर्वाह कृषि बोला जाता है या झूम खेती। इसमें क्या किया जाता है? जंगल को काट कर जलाकर फिर से खेती किया जाता है। ठीक है, कुछ साल बाद भूमि की उर्वरता घटने पर दूसरी जगह खेती की जाती है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? जंगल को काट दिया जाता है। ठीक है, जंगल काटने के बाद, ठीक है, उसको जला दिया जाता है। ठीक है, अब देखने लगते हैं लगेंगे लोग कि यहाँ की उर्वरता कम होती है तो उस खेत को छोड़कर दूसरे खेत में दूसरे जगह अपना खेती करेंगे। फिर वहाँ पे कुछ समय खेती करेंगे, फिर आएंगे तो फिर यहाँ पे खेती कर सकते हैं, तो उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी दिन पे दिन। ठीक है, ये कहाँ किया जाता है बच्चों? तो अधिकतर ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है उदाहरण, ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों की ये बात है कि भारत में झूम खेती के स्थानीय नाम क्या हैं? मतलब भारत में कौन कौन से राज्यों में इन झूम खेती को किस किस नाम से बोला जाता है? ठीक है, असम में भी झूम बोला जाता है, मेघालय में झूम बोला जाता है, मिजोरम में भी झूम बोला जाता है, नागालैंड में झूम बोला जाता है। ठीक है, लेकिन मणिपुर में क्या बोला जाता है बच्चों? पमलू 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 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पमलू बोला जाता है। ठीक बच्चों, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्या बोलता है? पोड़ू। क्या बोला जाता है बच्चों? पोड़ू। ठीक है, उड़ीसा में पोड़ू और पेनडू। ठीक है, पोड़ू और पेनडू उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में पोड़ू, मध्य प्रदेश में बेवर। क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश में बेवर। झूम खेती को क्या बोलते हैं? बेवर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दाहिया। क्या बोलते हैं? दाहिया। राजस्थान में वालरा। क्या बोलते हैं? वालरा। क्या बोलते हैं बच्चों? वालरा। 13 अन्य राज्यों में झूम खेती के नाम हैं। ठीक बच्चों, अब दुनिया में मतलब विश्व में इसको किस किस नाम जाना जाता है? ब्राजील में से झूम खेती को बोलते हैं रोको खेती। क्या बोलते हैं? रोका खेती। क्या बोलते हैं? रोका खेती। वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? वेनेजुएला में बोलते हैं कोनुको। क्या बोलते हैं? कोनुको। ठीक है, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में बोला जाता है मिल्पा। क्या बोला जाता है? मिल्पा। श्रीलंका में इस झूम खेती को बोला जाता है चेना। क्या बोला जाता है? चेना। इंडोनेशिया और मलेशिया में बोला जाता है लदांग। क्या बोला जाता है? लदांग। ठीक है, अफ्रीका के कुछ भाग में बुश फेलो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुश फेलो। ठीक बच्चों, 13 झूम खेती या आदिम निर्वाह कृषि। ठीक बच्चों, अब इसके दूसरा प्रकार है, ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है बच्चों गहन निर्वाह कृषि। क्या है? गहन निर्वाह कृषि। 2 प्रकार बताए थे बच्चों। आदिम निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार। एक आदिम निर्वाह कृषि, तो आदिम निर्वाह कृषि पढ़ लिए। अब दूसरा है बच्चों, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि बच्चों क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने के कारण छोटे क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने की कोशिश होती है। ठीक है,
जनसंख्या अधिक होने के कारण छोटे क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने की कोशिश, ठीक है, अधिक श्रम और मेहनत का उपयोग, खाद सिंचाई आदि का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक, मुख्य फसल धान और गेहूँ, ठीक है। मतलब गहन निर्वाह कृषि मतलब होता है यह छोटे क्षेत्र में अधिक पैमाने पर खेती की जाती है बच्चों। छोटे क्षेत्र में अधिक पैमाने पर खेती की जाती है, इसमें अधिक श्रम लगता है बच्चों, अधिक मेहनत लगती है, ठीक है, खाद अधिक लगता है, सिंचाई अधिक लगता है, ठीक है बच्चों। अब मुख्य फसल इसकी क्या है? मुख्य फसल है धान गेहूं, ठीक है। देश कौन से हैं, कहाँ कहाँ खेती होती है? तो भारत में होती है और चीन में होती है, क्योंकि सबसे जनसंख्या अधिक यहाँ है, भारत और चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है बच्चों। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं बच्चों। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, एक गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि है, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार है बच्चों? दो प्रकार है, ठीक है। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, एक गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि है, ठीक है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या बच्चों क्या है? जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पाई जाती है। आप जानते हैं चावल वहीं पे होगा बच्चों जहाँ पे वर्षा अधिक होगी। हम जानते हैं मानसून आता तभी हम लोग चावल बोते हैं बच्चों, ठीक है। तो जहाँ पे वर्षा अधिक होती है बच्चों वहाँ पे कौन सी खेती की जाती है? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है, ठीक बच्चों, ठीक। तो जहाँ सबसे वर्षा अधिक होगी तो चावल गहन निर्वाह कृषि की जाती है। मुख्य फसल आप जानते हैं, बताए हैं चावल है, क्योंकि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है। इसमें क्या होता है? पानी और श्रम बहुत अधिक लगता है। आप जानते हैं उसको बीज बो, बीज को निकाल के बो, फिर से सोहनी करो, फिर क्या करना क्या पड़ता है बच्चों, बहुत समय लगता है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वी भाग, बांग्लादेश, चीन, ठीक है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ बारिश अधिक होती है क्या होता है? चावल अधिक होता है बच्चों, ठीक है। तो भारत के पूर्वी भाग, बांग्लादेश और चीन में अधिक होता है। गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि क्या होता है? जहाँ पे वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है वहाँ पे गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि की जाती है। मतलब कि गेहूं बोला जाएगा जहाँ वर्षा कम होगी। आप जानते हैं कि गेहूं को क्या चाहिए? कम चाहिए पानी बच्चों क्या चाहिए? कम चाहिए। क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है, पानी कम चाहिए, ठीक है। मुख्य फसल क्या है बच्चों? गेहूं, ठीक। सिंचाई का अधिक उपयोग, ठीक है, सिंचाई का अधिक उपयोग। तो बच्चों ये गलत टाइप हुआ है, सिंचाई अधिक नहीं चाहिए इसको, ठीक है, सिंचाई इसको अधिक नहीं चाहिए। ये कहाँ होता है? भारत के कम, यहाँ पर लिखा है सिंचाई का कम उपयोग, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है बच्चों। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये होती है, ठीक बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा प्रकार है कृषि का, ठीक है, दूसरा टाइप, ठीक। पहला हम पढ़ लिए, ठीक है, पहला हम क्या पढ़े? पहला बच्चों हम पढ़ लिए जीवन निर्वाह कृषि। अब दूसरा है बच्चों रोपण कृषि। कौन सा है? रोपण कृषि। आइए रोपण कृषि के बारे में देखते हैं। रोपण कृषि, आइए बच्चों, वह कृषि पद्धति जिसमें बड़े बड़े खेत बागानों में एक ही प्रकार की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है और इसका उत्पादन मुख्यतः बाजार निर्यात के लिए किया जाता है, ठीक है। तो रोपण कृषि क्या होता है बच्चों? रोपण कृषि वह होती है जो बड़े बड़े खेतों या बागानों में एक ही प्रकार की फसल लगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है। ये क्या है? बड़े बड़े बागानों में लगाई जाती है, ठीक। बड़े बड़े खेतों और बागानों में एक ही प्रकार की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसका उत्पादन बाजार या निर्यात के लिए किया जाता है, ठीक है। ये मतलब कि बेचने के लिए किया जाता है, चाहे कॉफ़ी रहे चाहे चाय रहे, ठीक है बच्चों। रोपण कृषि की विशेषताएं, ठीक है, एक फसल की खेती, मतलब 12 महीना एक ही प्रकार की खेती होती है, ठीक है। पूरे क्षेत्र में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, ठीक बच्चों। दूसरा, बड़े खेत, बहुत बड़ा खेत रहता है बच्चों, तो खेती बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है,
पूंजी अधिक लगती है। ठीक है। आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे मशीनें, उपरोक्त सिंचाई का उपयोग, उत्पादन बढ़ाने पर जोर। ठीक है। चौथा है बच्चों, तीसरा आधुनिक तकनीक बता दिए। आधुनिक तकनीकों का उपयोग, मशीनें, उपकरणों और सिंचाई का उपयोग, उत्पादन बढ़ाने पर जोर। ठीक है। चौथा है बच्चों, अधिक श्रम की आवश्यकता। इसमें अधिक श्रम लगता है, मतलब मजदूर भी अधिक लगते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा बच्चों, बाजार और निर्यात का उन्मुख। ठीक है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य बेचने और निर्यात करना होता है। ठीक है। अच्छा हुआ तो उसको बेचना और निर्यात करना है। ठीक है। ठीक है बच्चों। प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण की सुविधा। ठीक है। मतलब खेतों के पास फैक्ट्री ही होती है, खेतों के पास ही फैक्ट्री होती है। ठीक। जैसे चाय की पत्तियों को तुरंत प्रोसेस करना। ठीक है। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब कैसे खेती हैं? ये रोपण फसल है। कैसे फसल है? रोपण फसल है। ठीक बच्चों। तो आप समझ गए, रोपण कृषि बराबर का होता है बड़े खेत, बहुत बड़ा खेत होता है, 12 महीने एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, आप प्लस ज़्यादा पूंजी लगता है इसमें, और बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है, ये बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो आप संक्षेप में देख सकते हैं कि रोपण कृषि क्या है? बड़े खेत। ठीक है। बड़े खेत होना चाहिए, 12 महीने एक ही फसल होनी चाहिए बच्चों। ठीक है। ज़्यादा पूंजी, पैसा इसमें अधिक लगता है। ठीक है। और बाजार के लिए उत्पादन, मतलब बेचने के लिए ही खेती की जाती है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रकार है, यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें बड़े बड़े खेतों में अनाज जैसे गेहूं, मक्का आदि का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है। ठीक बच्चों। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है? यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें बड़े बड़े खेतों में अनाज, गेहूं, मक्का आदि का उत्पादन व्यापार या बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। ठीक है बच्चों। ऐसी कृषि, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े खेतों में अनाज जैसे गेहूं, मक्का आदि का व्यापार बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि वह खेती है जिसमें कम श्रम, क्या है? कम श्रम, अधिक भूमि। ठीक है। इसमें श्रम तो कम लगता है, अधिक भूमि लगती है, प्लस आधुनिक मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर अनाज उगाने के लिए किया जाता है और उसे बाजार में बेचा जाता है। मतलब इसमें श्रम तो कम लगेगा लेकिन भूमि अधिक लगती है और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल अधिक होता है बच्चों। ठीक है। और किस उद्देश्य किया जाता है? बाजारों में बेचने के लिए। इसकी मुख्य विशेषता है क्या बच्चों? इसकी मुख्य विशेषता है, बड़े खेत भी बताए, कम जनसंख्या घनत्व। ठीक है। कम जनसंख्या घनत्व, श्रमिक कम होते हैं, मशीनों पर अधिक निर्भरता होती है। ठीक है। ये कैसी खेती है कि श्रमिक कम होते हैं और टेक्नोलॉजी, मतलब मशीनों की निर्भरता, इस पे लोग मशीनों पर अधिक निर्भर रहते हैं। मशीनीकरण, ठीक है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि का उपयोग एक ही फसल के लिए किया जाता है। ठीक है। एक फसल, एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूँ। ठीक है। कम लागत, अधिक उत्पादन। ठीक है। प्रति हेक्टेयर लागत कम होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों। वाणिज्यिक उद्देश्य, उत्पादन मुख्यतः बेचने के लिए किया जाता है, न कि स्वयं उपभोग के लिए। ठीक है बच्चों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपभोग के लिए नहीं होता है, इसका क्या होता है? बेचने के लिए जाता है। मुख्य फसलें हैं बच्चों, गेहूँ, मक्का, ज्वार, ओट्स। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? कहाँ उगाई जाती है ये वाणिज्यिक कृषि? कहाँ उगाई जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ उगाई जाती है? तो बच्चों ये उगाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में, प्रेयरी क्षेत्र में। ठीक है। प्रेयरी क्षेत्र में। ठीक। कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में। ठीक है। रूस के स्टेपी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में। ठीक है। लाभ, इससे लाभ क्या होता है? अधिक उत्पादन,
मशीनों से समय और श्रम की बचत होती है। ठीक है, मशीनों से श्रम मतलब कि मजदूर कम लगते हैं और समय भी कम लगता है। निर्यात, निर्यात से आय में वृद्धि। ठीक है, पैसा हम लोग इसको बेचते हैं तो मुनाफा अधिक होता है। बड़े पैमानों पर व्यापार संभव, इसका बड़े पैमानों पर व्यापार किया जाता है। ठीक बच्चों, इसके नुकसान क्या है? ठीक है, नुकसान क्या है? भूमि की उर्वरकता कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उर्वरकता की इस्तेमाल करेंगे तो भूमि की उर्वरकता कम हो सकती है। एक ही फसल होने से जोखिम, अगर फसल खराब हो जाए, ठीक है, सालों भर एक ही फसल रहती है तो क्या फसल खराब हो सकती है। मशीनों पर अधिक खर्च, लोग इस पर मशीनों पर अधिक खर्च करते हैं। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर्यावरण पर क्या पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 7वां, जैसे अमेरिका में प्रेरणी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है, इसे दुनिया भर में बेचा जाता है। ठीक है, अमेरिका के प्रेरणी क्षेत्र को है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमेरिका के प्रेरणी क्षेत्र को विश्व का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ देगा, बताइए विश्व का गेहूं का कटोरा किस क्षेत्र को जाता है? तो आप बताएंगे अमेरिका के प्रेरणी क्षेत्र को। क्या बताएंगे? अमेरिका के प्रेरणी क्षेत्र को विश्व का गेहूं का कटोरा के बना कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक, आइए अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कृषि है जिसका नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित, ठीक बच्चों, तो मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि वह कृषि है जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। मतलब मिश्रित कृषि बच्चों उसको कहते हैं जो फसल भी उत्पादन करें और पशुपालन भी करें। मतलब फसल और पशुपालन साथ साथ जिसको कहा जाता है उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। ठीक बच्चों, ठीक, यानी किसान खेत में फसल उगा सकता है और पशु भी पालता है। ठीक है, तो इसे देखें मुख्य विशेषता क्या है? फसल और पशुपालन। ठीक है, क्या क्या? गेहूं, मक्का आदि के साथ साथ गाय, भैंस, भेड़ भी पालना। ठीक है, संतुलित आय, अगर फसल खराब हो जाए तो पशुपालन से आय मिलती है। ठीक है, क्या मान लीजिए फसल खराब हो गई तो किससे हम आय कमा लेंगे? पशुओं से। ठीक है, इसी को बुलाता है मिश्रित कृषि। ठीक है बच्चों, ठीक, खाद का उपयोग, पशुओं का गोबर खेत में खाद के रूप में उपयोग होता है। छोटे और मध्यम खेत, यह कृषि आमतौर पर छोटे या मध्यम खेतों में होती है। श्रम की अधिक आवश्यकता, इसमें श्रम ज़्यादा लगता है क्योंकि दोनों काम करने होते हैं। इसमें मुख्य फसलें कौन है बच्चों? इसमें मिश्रित कृषि की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, मक्का, जौ, चारा। ठीक है बच्चों, ठीक है। मुख्य पशु कौन है बच्चों? साथ में कौन पशु पाए जाते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है बच्चों, ये किन किन क्षेत्रों, विश्व के किन किन क्षेत्रों में होता है? तो यूरोप में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है बच्चों, भारत में होता है। ठीक है, और भी अन्य देशों में होता है, और भी अन्य देशों में होता है, अन्य देशों में होता है। ठीक बच्चों, लाभ के कई स्रोत हैं। मतलब पशुपालन से भी लाभ कमा सकते हैं और फसलों से भी लाभ कमा सकते हैं। जोखिम कम होता है, मतलब फसल खराब हो गई तो पशुओं से लाभ मिल जाता है, जोखिम कम होता है। मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। संसाधनों का बेहतर उपयोग, ठीक है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। हानि क्या है? एडवांटेज क्या है इसमें? तो अधिक श्रम की आवश्यकता होती है इसमें, मतलब पशुओं को भी देखियो और फसल को भी देखना है तो अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कठिन प्रबंधन कठिन होता है। ठीक है, दोनों को मैनेजमेंट करने में दिक्कत अधिक होती है। निवेश ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण, भारत में किसान गेहूं की खेत के साथ साथ गाय भैंस पालते हैं, यह मिश्रित कृषि का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो आज भारत में लगभग मिश्रित खेती ही की जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पशु भी पालते हैं लोग और खेती भी करते हैं। ठीक है, इसी में एक आता है बच्चों सस्यावर्तन कृषि इसी में आता है, मिश्रित कृषि में ही। वह पद्धति जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें क्रम से उगाई जाती हैं। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं? मौसम के अनुसार खेती करते हैं। जैसे जून का महीना आया तो हम लोग किसकी खेती कर देंगे? धान की। ठीक है, वैसे ही
अक्टूबर नवंबर आया तो हम लोग किसकी खेती स्टार्ट कर देंगे? गेहूं की। ठीक है बच्चों, तो मौसम के अनुसार हम लोग खेती करते हैं। तो सस्यावर्षण कृषि क्या है बच्चों? यही कृषि है कि मौसम के अनुसार जो कृषि की जाती है उसी को सस्यावर्षण कृषि कहते हैं। देखिए, सस्यावर्तन कृषि क्या है? कृषि वह पद्धति है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें क्रम से उगाई जाते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैसे हर मौसम में फसल बदलना, ठीक है, हर मौसम में फसल बदलना क्या है? सस्यावर्तन कृषि है। ठीक बच्चों, एक होता है बच्चों इसी में अंतः फसली कृषि। अंतः फसली कृषि वह पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय पर दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। फसलें साथ साथ उगाई जा सकती हैं। जैसे एक साथ कई फसलें उगाना, जिसे अंतः फसली कृषि कहते हैं, जैसे मक्का, अरहर। ठीक है, ठीक बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि अंतः फसली कृषि क्या है? एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें साथ साथ में उगाना। ठीक है, ये क्या है? अंतः फसली कृषि है। ठीक है, अब देखिए बच्चों डेयरी कृषि। ठीक है, डेयरी कृषि क्या है? आइए देख लेते हैं। डेयरी कृषि वह कृषि पद्धति जिसमें दूध उत्पादनों के उत्पादन के लिए पशुओं जैसे गाय भैंस का पालन किया जाता है। ठीक है, डेयरी कृषि क्या होता है बच्चों? वह कृषि पद्धति जिसमें दूध और दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, तो डेयरी कृषि क्या है? पशुओं को पालना, उनसे दूध निकाल कर उनको बेचना, यही क्या है? डेयरी कृषि है बच्चों। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया। ठीक है, ये डेयरी कृषि के उदाहरण है। मुख्य विशेषता क्या है? दूध उत्पादन का मुख्य उद्देश्य रहता है इसका। दूध, दही, घी, मक्खन आदि का उत्पादन। पशुपालन पर आधारित। ठीक है, गाय, भैंस, कभी कभी बकरी नियमित देखभाल की जाती है। पशुओं को रोजाना भोजन, पानी और चिकित्सा की जरूरत। ठीक है, बाजार के पास स्थित रहता है यह सब। ठीक है, बाजारों में ये डेयरी फार्म होते हैं। ठीक, अक्सर शहरों के पास होते हैं ताकि दूध जल्दी पहुंच सके। उत्पादन में क्या क्या है बच्चों? इसमें क्या कुछ बचता है बताया? दही, दूध, घी, मक्खन, पनीर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है? डेयरी कृषि कहाँ कहाँ होती है बच्चों? तो लगभग हर देश में होता है। डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, भारत हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, अन्य देश। ठीक बच्चों, लाभ क्या है? रोजाना आय का स्रोत है, रोजगार के अवसर है। ठीक है, पोषण, दूध से स्वास्थ्य लाभ है। ठीक है, खेती के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, हानि क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? अधिक देखभाल की जरूरत होती है इसको, रोगों का खतरा होता है पशुओं को, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, पशुओं को खरीदने में लागत अधिक होती है। ठीक है, उदाहरण, भारत में किसान गाय और भैंस पालकर दूध बेचते हैं। यह डेयरी कृषि का एक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे हो गया है। इसको बच्चों, ठीक है, आइए देखते हैं विश्व में डेयरी कृषि कहाँ कहाँ होती है। तो डेयरी कृषि मुख्य रूप से ठंडे और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक विकसित है, जहाँ हरी घास चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। ठीक है, ये डेयरी कृषि कहाँ कहाँ होती है बच्चों? तो यह ठंडे या समशीतोष्ण जलवायु में अधिक की जाती है, जहाँ पे हरी घास और प्रचुर मात्रा मिल सके। ठीक है, हरी घास प्रचुर मात्रा में मिल सके, जैसे यूरोप में डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस यहाँ डेयरी कृषि उन्नत है। ठीक है, यह आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अमेरिका में कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में। ठीक है बच्चों, ओशनिया में कहाँ? ओशनिया महाद्वीप में कहाँ? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है, यह डेयरी उत्पादों का बहुत बड़ा निर्यात होता है। एशिया में कहाँ है बच्चों? एशिया में भारत में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये हो गया डेयरी कृषि। ठीक है बच्चों, अब बच्चों
अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब 2-3 चीज़ें और बची हैं। भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन बचा हुआ है बच्चों। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि बचा हुआ है, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि और एक खनन बच गया है बच्चों। खनन कृषि में नहीं आता है, खनन अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कृषि में 3 और बचा हुआ है। 3 के बाद यह खनन बचेगा, खनन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो एक लेक्चर और है बच्चों, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अगर पीडीएफ नहीं बनाए होते बच्चों तो ये बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट में पूछिएगा तब ना बताएंगे जी, ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त, ठीक है। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।